आजकल सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इस खेल में वो तमाम वरिष्ठ पत्रकार शामिल हैं जिनको किसी वजह से अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। ये सभी बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर भड़ास निकालने में जुटे हैं। ऐसे ही एक जाने माने पत्रकार विनोद दुआ पर बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई है। बीजेपी प्रवक्ता ने विनोद दुआ पर यूट्यूब चैनल पर फेक न्यूज की मार्केटिंग करने का आरोप लगाया है। ये एफआईआर 4 जून को दिल्ली के लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। बीजेपी प्रवक्ता ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली दंगों जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सोच समझकर अफवाह और गलत सूचना फैलाने का काम किया है। एफआईआर की कॉपी में कहा गया है कि कोरोना की वजह से पैदा हुए इस संकट काल में सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाने और गलत सूचनाओं को देने से समाज में अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच वैमनस्य और घृणा का भाव बढ़ रहा है। नवीन कुमार ने अपनी शिकायत में आगे सीएए के विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराने वाली गलत रिपोर्टिंग करने का भी जिक्र किया है। एफआईआर की कॉपी में दुआ की ओर से व्यापम मामले को उठाए जाने का भी जिक्र है। नवीन कुमार का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं पत्रकारिता के नाम पर लोगों को जिस तरह से जहर दिया जा रहा है ये सबसे घातक है। विनोद दुआ वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, न जाने उनके मन में क्या कुंठा है कि वो नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते करते देश की भी खिलाफत करने लगे हैं। इस मामले पर दुआ की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि विनोद दुआ जहर क्यों घोलने में लगे हैं। महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों पर सीएम उद्धव ठाकरे घिरे हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर अपने घर जाने को लेकर मुंबई की सड़कों पर भटकते दिखाई दिए। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुए, लेकिन राज्य की उद्धव सरकार कुछ नहीं कर सकी और मजदूरों की बेबसी और लाचारी को देखती रही। लॉकडाउन के दौरान मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने को लेकर अभिनेता सोनू सूद मसीहा बनकर सामने आए। लाखों की संख्या में मजदूरों को सोनू सूद ने अपने पैसों से घर पहुंचाया। मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम कराया, खाने पीने का इंतजाम कराया। देश भर में सोनू सूद की इस काम की तारीफ हुई। राज्यपाल ने भी सोनू सूद को बुलाकर पीठ थपथपाई, लेकिन सोनू सूद की ये तारीफ महाराष्ट्र की सत्ताधारी शिवसेना को रास नहीं आ रही है। सांसद संजय राउत ने सूद पर ही सवाल उठा दिया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में महात्मा सूद की तारीफ पर सवाल उठाते हुए कहा कि कितनी चतुराई के साथ किसी को एक झटके में महात्मा बनाया जा सकता है। राउत ने सोनू सूद के कामों की तारीफ पर निशाना साधते हुए कहा, लॉकडाउन के दौरान अचानक सोनू सूद नाम से नया महात्मा तैयार हो गया। इतने झटके और चतुराई के साथ किसी को महात्मा बनाया जा सकता है। उन्होंने आगे लिखा कि कहा जा रहा है कि सोनू सूद ने लाखों प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों में उनके घर पहुंचाया। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार ने कुछ भी नहीं किया। राउत के इस बयान पर बीजेपी नेता राम कदम ने उनकी जमकर आलोचना की। उन्होंने इस बहाने महाराष्ट्र में सत्ताधारी शिवसेना और महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर भी निशाना साधा। राम कदम ने कहा कि कोरोना के संकट काल में इंसानियत के नाते सड़क पर उतरकर मजदूरों की सहायता करने वाले सोनू सूद पर संजय राउत का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी खुद की सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम हो गई। हालांकि राउत की ये गलती नहीं है, सच तो यही है कि उनकी में ही खोट है। राउत का ये भी बयान सच है कि राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि राज्य सरकार अगर कुछ करती तो महाराष्ट्र का इतना बुरा हाल नहीं होता। सोनू सूद जैसे लोगों पर सवाल उठाने से पहले राउत और शिवसेना को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सीएम नीतीश और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव खुद को बिहार का अगला सीएम मान चुके हैं, लिहाजा वो नीतीश कुमार और बीजेपी को नीचा दिखाने में लगे हैं। सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी को घेरने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने में जुटे हैं। ऐसे में तेजस्वी ने नीतीश पर पीएम मोदी का आइडिया चुरा कर वार किया है। तेजस्वी ने अमित शाह की वर्चुअल रैली से ठीक पहले थाली बजाकर नीतीश सरकार का विरोध किया है। तेजस्वी यादव ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में नीतीश को फेल बताया। उन्होंने इस मौके पर बिहार पुलिस की उस चिट्ठी का उल्लेख किया जिसमें प्रवासी मजदूरों के बारे में टिप्पणी की गई थी। पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी ने मीडिया के सामने इस चिट्ठी की प्रति फाड़कर राजनीतिक संदेश दिया था। आज तेजस्वी ने चिट्ठी के डीएनए में खोट है ये कहकर नीतीश पर वार किया है।
उन्होंने कहा कि चिट्ठी का डीएनए नीतीश कुमार सरकार को ले डूबेगा। दरअसल बिहार में सबसे पहले 2015 की रैली में नरेंद्र मोदी ने डीएनए का जिक्र किया था। मुजफ्फरपुर की रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार के राजनीतिक डीएनए में खोट है। अब 6 साल बाद एक बार फिर तेजस्वी यादव ने उसी डीएनए के हथियार से नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की है। बस संयोग ऐसा है कि इस बार हालात फिर पलटे हुए हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मजबूती से एनडीए का चेहरा है। दूसरी ओर महागठबंधन में बॉस बनने का पेच फंसा हुआ है। अब 5 साल बाद एक बार फिर तेजस्वी यादव ने उसी डीएनए के हथियार से नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। एक एक कर पार्टी से विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। बीते दिनों 2 विधायकों ने गुजरात विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा था। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा झेल नहीं पा रही है और अब पार्टी के अंदर से विधायकों के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। इस मामले में हार्दिक पटेल ने कहा है कि ऐसे लोगों को चप्पलों से पीटना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें नहीं पता कि कांग्रेस के विधायकों ने डर से इस्तीफा दिया है या लालच से, पर जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। हार्दिक पटेल ने कहा कि मैं मानता हूं कि जो लोग जनता के साथ द्रोह करके पैसों के लालच में साम दाम दंड भेद की वजह से गए हैं, ऐसे लोगों को जनता को अब चप्पलों से पीटना चाहिए। विधायकों के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस अपने गिरबान में झांक कर देखने के बजाय बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रही है। वहीं गुजरात में 2017 राज्यसभा चुनाव जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। 2017 में इसी तरह बीजेपी ने गुजरात में एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस के दिग्गज अहमद पटेल की सीट फंसा दी थी। आपको बता दें कि राज्यसभा की 18 खाली सीटों पर आने वाले 19 जून को चुनाव होने हैं। इनमें से 4 सीटें गुजरात के हिस्से में हैं। गुजरात विधानसभा में बीजेपी के पास 103 विधायक हैं, जबकि उसे एनसीपी के एक और बीटीपी के 2 विधायकों का समर्थन हासिल है। वहीं कांग्रेस के पास अपने 71 विधायक थे। 8 विधायकों के इस्तीफे के बाद अब 65 कांग्रेसी विधायक बचे हैं। इसके अलावा निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी का कांग्रेस को समर्थन भी प्राप्त है। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। चुनाव नजदीक आते ही महागठबंधन में लड़ाई तेज हो गई है। अभी से ही महागठबंधन में बहस छिड़ गई है कि आखिर बिग बॉस कौन है। आरजेडी अपने आप को महागठबंधन में सबसे ऊपर मानती है और तेजस्वी यादव अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन में शामिल कांग्रेस और दूसरे दल को तेजस्वी पसंद नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर भी गठबंधन में रार है। कांग्रेस ने ज्यादा सीटों के साथ चुनाव के नेतृत्व का दावा करते हुए खुद को बिग बॉस बताया है, तो जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश साहनी की तिकड़ी ने भी राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि इस तिकड़ी को कांग्रेस का समर्थन है। हालांकि आरजेडी किसी समझौते के मूड में नहीं दिख रहा। खबरों के मुताबिक महागठबंधन के 3 छोटे घटक दलों राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी एक साथ जुटने की तैयारी कर रहे हैं। सीट शेयरिंग और महागठबंधन के नेतृत्व के मुद्दे पर कांग्रेस के आरजेडी विरोधी बयान के ठीक बाद हुई तीनों की गुप्त बैठक इसी ओर इशारा करती है। बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे और नेतृत्व पर भी चर्चा हुई। मांझी पहले से ही महागठबंधन में समन्वय समिति की मांग करते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि यही समन्वय समिति महागठबंधन के नेतृत्व के साथ तमाम बड़े फैसले करे। हालांकि आरजेडी को मांझी की बात पसंद नहीं आती है। वहीं मांझी के अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी तेजस्वी को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में एक तीसरा मोर्चा भी चुनाव में उतर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इससे फायदा बीजेपी को ही होगा। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में भयानक दंगे हुए। दंगों ने पूरी दिल्ली को जलाया। शाहीन बाग इन दंगाइयों का अड्डा बना और प्रदर्शन की आड़ में कई महीनों तक इन लोगों ने सड़क जाम कर दी। दिल्ली में हुए दंगे में कई लोग और संगठन शामिल थे। दंगे भड़काने में एक समुदाय का भी हाथ था। अब मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है तो आम आदमी पार्टी की तकलीफें बढ़ने लगी है। पहले ही आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर पुलिस की नजर है। वहीं दिल्ली पुलिस के चार्जशीट दाखिल करने के बाद सियासी बवाल मच गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह ने धर्म के आधार पर पक्षपाती कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।
उन्होंने पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम लेकर ट्वीट किया। खान ने दावा किया कि दिल्ली दंगों में पुलिस केवल मुसलमानों को गिरफ्तार कर रही है। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया है, जबकि पूरा देश जानता है कि दंगे किसने कराए हैं। अब इस मामले पर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तजिंदरपाल सिंह बग्गा ने ट्वीट किया है कि दंगे किसने कराए वो तो दिल्ली पुलिस अंतड़िया निकाल के भी कबूल करवा लेगी। तुम बस अपना ध्यान रखना, बाटला हाउस आतंकवादियों के दलाल, तेरा नंबर भी आने वाला है। दरअसल ये वही अमानतुल्लाह खान है जिन्होंने शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन के दौरान भोजन पानी का इंतजाम कराया था और दंगे भड़काने के लिए लोगों को उकसाया था। अब दिल्ली दंगे में अगली गिरफ्तारी अमानतुल्लाह खान की होने वाली है, तो खान साहब धर्म विशेष की अपने पुराने राजनीतिक एजेंडे पर आ खड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।